बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ जाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजरे होंगे। दोस्तों, आज के व्लॉग में काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, स्पेशली सनम जावेद के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा मज़ीद जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो स्पीच थी, उन्होंने इमरान खान के बारे में क्या कहा। फिर पाकिस्तान में जो बिजली इतनी महंगी क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं, वो सामने आई हैं। और जो ट्रंप इंतज़ामिया है, उनके साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका क्या रिलेशन है, वहाँ पे क्या लॉबिंग चल रही है, और एडहॉक जजेस का मामला कहाँ तक पहुँचा। और फिर काजी साहब के बारे में बताएंगे कि वो असल में चाहते क्या हैं, एडहॉक जजेस क्यों लेकर आ रहे हैं, ये सारी वजूहात आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं, जो कि ख़ुद साख्ता एक आलिम दीन बने हुए हैं, और पहले भी इनकी कई मुतनाज़ा बयान सामने आ चुके हैं पीटीआई के हवाले से, और ये क्लेम करते हैं कि मैंने पीटीआई को वोट दिया था वगैरह वगैरह। लेकिन इनकी चीज़ें उस वक्त सामने आई जब कुछ टीवी एंकर, स्पेशली मुफ्ती जान साहब इनकी एकेडमी में गए, चंद और साथी भी गए, तो वो इनकी एक वीडियो उन्होंने बनाई जो वायरल की। स्पेशली उसमें जो बुग़्ज़ था इनका इमरान खान के साथ, वो सामने आया। और फिर आज का जो इनका बयान है वीडियो के ऊपर, जो इन्होंने एक व्लॉग किया 10 मुहर्रम उल हराम को, इन्होंने ये कहा जी कि अगर अगर का लफ्ज़ यूज़ किया, अगर इमरान खान ज़िंदा वापस आ गया, जेल से बाहर आ गया, तो ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बड़ा ख़तरा होगा, अमन व अमान कायम नहीं होगा। तो पूछना ये था मिर्ज़ा साहब से कि आपने ये जो बयान दिया है, आपने तो सीधा इमरान खान के कत्ल का फतवा जारी किया है। उधर आप कहते हैं कि जी मैं किसी को भी किसी के कत्ल के हक़ में नहीं हूँ। तो ये जो आपका फतवा है, इसको अवाम क्या समझे, लोग क्या समझें? और आप जिस अदारे में नौकरी करते रहे हैं और जिस तरह वहाँ से आपको ज़लील व ख़्वार करके निकाला गया था, वो दास्तान भी आपने सुनाई भी थी और लोगों को पता भी थी। और अभी आप जिन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, वो हम आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं, क्योंकि आपको एक टेलीफ़ोन कॉल की मार है, इससे ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं है उस कोठड़ी के अंदर। बहरहाल जी, आप दूसरी बात मैं ये कहता चलूँ कि मुर्दा यज़ीद को गालियाँ देना बड़ा आसान है, उसकी फ़ौज को बुरा भला कहना बड़ा आसान है मिर्ज़ा साहब। मज़ा तो तब आता है कि आप ज़िंदा यज़ीद को कुछ कहें, उसके ख़िलाफ़ कुछ बात करें। लेकिन ये जुर्रत आप में नहीं है। आपने एक लबादा ओढ़ा हुआ है और मासूम जो पाकिस्तानी हैं, भोले-भाले, उनको गुमराह करने का जो है वो ठेका आपने उठाया हुआ है। कभी तो आप कहते हैं कि आपका सियासत से कोई लेना-देना नहीं है, आप एक दीनी काम कर रहे हैं। तो ये कौन-सा दीनी काम है जिसमें आप लोगों के कत्ल के फ़तवे दे रहे हैं? दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयान के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के बड़े ज़बरदस्त रिएक्शन आए हैं। वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिन लोगों को ये कहता है जी ये लोग मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जो कोई इसकी अकेडमी में चला जाए वो इसका स्टूडेंट बन जाता है। इसमें औरिया मकबूल जान साहब हैं, वो कहते हैं जी आज पता चला मरे हुए यज़ीद की फ़ौज को गालियाँ देना कितना आसान होता है। यही सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने कूफे वालों से कहा था कि हमें वक्त के यज़ीद की फ़ौज के सामने तुम्हारे झुक जाने का ज़्यादा दुख है। सैयदना हुसैन का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन इस रास्ते पर एक कदम चलो तो पता चलता है। आपसे ये सब सुनकर दुख हुआ। ये औरिया मकबूल जान साहब, जिनके बारे में इनका दावा था कि जी ये इनके बड़े मद्दाह हैं, ये उनका बयान है। इसके अलावा जी और भी काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर बातचीत की है। और अभी एक और मैं महाज़ मलिक साहब हैं, उनकी बात आपको सुनाता हूँ। आज एक और मकरूह चेहरा बेनकाब हो गया। ऐसी फ़हरिस्त लंबी होती जा रही है। ये सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है, जिसने इस गंदे गले सड़े निज़ाम को बेनकाब किया। वहाँ इस मुहाशरे के नासूरों को भी बेनकाब किया। हम पाकिस्तानियों को ऐसा शऊर दिया कि अब कोई भी रॉन्ग नंबर हो तो फ़ौरन इसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। तो जी मिर्ज़ा साहब भी एक रॉन्ग नंबर हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और दूसरी तरफ एक और रॉन्ग नंबर
जो अपने आप को साफ़ी भी कहते हैं और काला कोट भी पहनते हैं, और जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब समझे जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट समझे जाते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ऐसे लोगों के ज़रिए अपनी आवाज़ और अपने हुक्मनामे जो है वो अवाम में पहुँचाते हैं, फैलाते हैं, ताकि अवाम में बेचैनी पैदा हो। और मैं उन्हीं के एक चाहने वाले मतीउल्लाह जान साहब उनके बारे में क्या कहते हैं, पहले सुन लीजिए इन्होंने क्या कहा। मनीब फ़ारूक साहब नाम है इनका, बड़ा मासूम चेहरा बनाए रखते हैं। जजेस इमरान खान की हमायत में खुलकर सामने आ गए हैं, तो फिर रियासत ने भी खुलकर सामने आने का फ़ैसला कर लिया है। इमरान खान कौमी सलामती का मसला है, अब ज़रा हमारे साथ ज़ोर आजमाई करके देख लें। हाँ जी, ये इमरान खान साहब को कौमी सलामती के लिए मसला करार दे रहे हैं। और नीचे मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं जी, काले कोट के बहरूप में एस्टेब्लिशमेंट के चंद डाकिये असूली और आइनी मौक़िफ़ अपनाने की बजाय अदलिया को धमकी अमेज़ पैगामात पहुँचा रहे हैं। नजम सेठी का बाल बॉय इंतहाई ढिठाई के साथ तज्ज़िये के नाम पर एस्टेब्लिशमेंट का डिस्पैच राइडर बना हुआ है। कहने को मौसूफ़ एक वकील और साफ़ी हैं, मगर कभी कम अज़ कम आवाम के लिए कोई रिपोर्टिंग नहीं की। ये जी मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं जी मनीब फ़रूक साहब के बारे में। और मनीब फ़रूक साहब के बारे में आप जानते हैं कि उनका जो साफ़ती किरदार है, वो शुरू से ही मशकूक रहा है। वो शुरू दिन से ही एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के सहाफ़त करते रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके माई-बाप हैं, और वही उनको रोज़ी-रोटी देते हैं। अ, वो ये भूल गए हैं कि रोज़ी-रोटी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, ना कि एस्टेब्लिशमेंट की है। और कौमी सलामती का मसला इमरान खान को देने वाले मनीब फ़ारूक साहब जो हैं, इन्हें कौमी सलामती का मसला इमरान खान की बजाय नवाज़ शरीफ, पीडीएम 1, पीडीएम 2 ये नज़र नहीं आ रहे। और इनकी वो तकरीरें जो इन्होंने इंडिया में जाके की मियाँ साहब ने, जो फिर पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ और पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ का जहाज़ जो है, कहा जी ये जाके इंडिया में उतार लें, तो वो इनको कौमी सलामती का मसला नज़र नहीं आते। और ये जो दहशतगर्दी है, जिसके पीछे वर्दी है के नारे लगाने वाले, ये इनको कौमी सलामती का मसला नज़र नहीं आ रहे। और इन्हें इमरान खान इसलिए कौमी सलामती का मसला नज़र आ रहे हैं कि वो हक़ और सच की बात करता है, और वो अवाम की बात करता है, और उसकी ताकत सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम है। वो ताकत का सरचश्मा अवाम को समझता है, और ये चीज़ इन्हें हज़म नहीं होती है, सीधी-सी बात है। नईम बुखारी साहब कहते हैं जी, जिस फ़ौज से नफ़रत हो जाए, वो मुल्क का दिफ़ा नहीं कर सकती। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक और टर्म ले लेंगे। बा बाद में तो जाना ही होगा। जर्नैलों से नफ़रत की वजह से अब अवाम जर्नैलों से नफ़रत की वजह से अब आम फ़ौजी की भी इज़्ज़त नहीं करते। यानी कि अवाम जो है वो आम फ़ौजी की भी अब इज़्ज़त नहीं करते, सिर्फ़ चंद जर्नैलों की वजह से। मैंने यज़ीद की कब्र पर लोगों को थूकते हुए देखा है, ऐसा ना करें। ये नईम बुखारी साहब कह रहे हैं। और उधर जी जो जस्टिस सरदार इसहाक़ साहब हैं, इमरान खान ने अपने जो 6 केसेज़ में ज़मानत के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ पे एडवोकेट जनरल से इस्तफ़सार किया है जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान ने, और कहा है इमरान खान पर 200 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हैं। ये सब सियासी नताइज वाले केसेस हैं। आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये सब जेन्युइन केसेस हैं। जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान का एडवोकेट जनरल से इस्तफ़सार। तो जो लोग कह रहे हैं कि अदलिया खुल के सामने आ गई इमरान खान की हमायत में, मेरे ख़्याल में अदलिया इमरान खान की हमायत में नहीं आई है। अदलिया सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम की हमायत में खुल के आई है, और इंसाफ़ की हमायत में खुल के आई है। अदलिया जो है वो इंसाफ़ के मुताबिक फ़ैसले देना चाह रही है। अगर इमरान खान भी कोई गलत काम करेगा, तो यही अदलिया भी आप उसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई आपको नज़र आएगी। ये लोगों को बात समझ नहीं आ रही है। और दोस्तों, पाकिस्तान में जो आईपीपीज़ लगाए गए हैं, 100 से ज़्यादा आईपीपीज़ हैं, और पाकिस्तान में जो बिजली पैदा करने की इस वक्त सलाहियत है, वो 43,000 मेगावाट है। जबकि पाकिस्तान के पास इतना सिस्टम ही नहीं है कि वो इस 43,000 मेगावाट को तरसील कर सके। पाकिस्तान का सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ 22,000 मेगावाट या 23,000 मेगावाट तक तरसील को सपोर्ट कर सकता है। और ये जो आईपीपीज़ बिजली बना रहे हैं, ये बिजली अ, हुकूमत इनसे खरीद नहीं रही है, लेकिन हुकूमत इस बिजली की मद में लोगों से कैपेसिटी चार्जेस वसूल कर रही है। पाकिस्तान में तकरीबन 70% तक कैपेसिटी चार्जेस लोगों से लिए जा रहे हैं।
और जो बिलों के ऊपर टैक्सेस हैं वो तकरीबन 10 से 20% बनते हैं। बाकी 70% कैपेसिटी चार्जेस, ये वो बिजली है जो पाकिस्तानी अवाम यूज़ ही नहीं कर रही, उस बिजली का ख़र्चा भी पाकिस्तानी अवाम से वसूल किया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये वो IPPs हैं जो गवर्नमेंट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी अवाम के गले में ये तोक डाला था, और पाकिस्तानी अवाम ये तोक जो है गले में डाल के अभी भी परेशान है। यानी कि 70% आप उस बिजली का पे करते हैं जो आपने कभी यूज़ ही नहीं की, जो कभी आप तक पहुंची ही नहीं है। ये जुल्म और सितम हो रहा है। और ये जो IPPs हैं, अगर आप देखें ये किन लोगों के हैं? ये जो पाकिस्तान की अशरफिया है ये उनके हैं। और फिर अशरफिया के पीछे एक और छुपी हुई अशरफिया है, ये पैसे उन तक पहुंचते हैं। यानी कि वो बिजली बनाएं या ना बनाएं, आपको वो बिजली मिले या ना मिले, आपने उसके पैसे देने ही देने हैं। और इनको अगर आप डिग आउट करेंगे तो इनकी डोरें शुरफा तक जाएंगी। इन IPPs के पीछे उन लोगों की इन्वेस्टमेंट है जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो वज़ीर दफ़ा बने हुए हैं। ये पैसे उनकी जेब में जाते हैं। कैसी सस्ती इन्वेस्टमेंट है। यानी कि एक दफ़ा आप IPPs लगा दें, वो बिजली बनाए, हुकूमत ख़रीदे ना ख़रीदे, या वो बिजली ना भी बनाए तो भी उसको पैसे मिलते रहेंगे। और ये 10 साल का मायदा है। ये 10 साल का जब मायदा ख़त्म होगा तब पाकिस्तानी कौम इस ग़ुलामी से आज़ाद होगी। और पाकिस्तान में जो कोयले से बिजली बनती है वो 25% से भी कम बन रही है। और इसी तरह जो हवा से बिजली बनती है वो ना होने के बराबर है, और शमसी बिजली भी ना होने के बराबर है। और फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनसे जो बिजली पैदा होती है वो आप देख लें कि CPEC जो है, जिसमें मैक्सिमम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनने थे, वो बैरूनी दुनिया को हज़म नहीं हो रहे, वो इंडिया को हज़म नहीं हो रहे, वो मियाँ नवाज शरीफ के यार मोदी को हज़म नहीं हो रहे। वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं होने दिए जा रहे ताकि कहीं पाकिस्तानियों को सस्ती बिजली ना मिल जाए। ये जुल्म और सितम पाकिस्तान के साथ दोस्तों किया जा रहा है। आज जो तोशाखाना 2 है उसमें PTI ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है ताकि इस जैली मुकदमे में भी इमरान खान की और बुशरा बीबी की ज़मानत हो सके। ये भी एक ख़बर है। दोस्तों जो एडहॉक जजेस वाला मामला है उसके ऊपर जो लाहौर हाई बार है, सिंध हाई बार है, बलूचिस्तान हाई बार है, इन सब बार कौंसल्स ने एडहॉक जजेस की तैनाती को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि किसी किस्म की कोई पेंडेंसी नहीं है, कोई ज़्यादा केसेस नहीं है। ये पहले क्यों नहीं याद आया काजी साहब को? जब वो अपना टेन्योर ख़त्म करने वाले हैं तब इनको केसेस की पेंडेंसी याद आ रही है। और इसमें जो 2 जजेस ने हाँ की है, इसमें 4 जजेस का नाम दिया था, मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकर ने साफ इनकार कर दिया। और फिर 2 जो जजेस थे, सरदार इसहाक खान और मज़हर खेल साहब, इन्होंने हाँ की है जी कि हमें एडहॉक जजेस लगा दिया जाए। और सरदार इसहाक खान की जो आखिरी साल की कारकर्दगी है वो मैं आपको बता दूं कि पूरे साल में इन्होंने 8 से 9 केसेस जो हैं वो निपटाए हैं आखिरी साल के अंदर। तो ये केस निपटाने आ रहे हैं, या दाल में कुछ काला है, या दाल में कुछ और चीज़ है, या इनका मकसद कुछ और है, इनकी नीयत कुछ और है। नीयत सिर्फ ये है कि PTI के ऊपर जो पाबंदी का रेफरेंस ये लॉन्च करने जा रहे हैं, या आर्टिकल 6 लगाने की ये बात कर रहे हैं, वो ताकि ये जजेस एडहॉक जजेस आ जाएँ अदालत में, और जो पलड़ा है काजी साहब का भारी हो जाए, और काजी साहब PTI के ऊपर पाबंदी लगा सकें जो ये रेफरेंस की बातें कर रहे हैं। ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो मामला पीछे रह गया। उसकी जो ये अपील करेंगे वो मेरे ख्याल में इसी 13 रुकनी बेंच के पास जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस मौजूद हैं, और 4 और लगा के ये 21-22 जजेस करेंगे, और उसके बाद ये PTI के ऊपर आखिरी वार करेंगे ताकि हम इसके ऊपर पाबंदी लगा सकें। इसीलिए ये छोटे-छोटे मोहरे जो हैं इन्होंने रॉन्ग नंबर जो हैं वो लॉन्च किए हैं, जो इमरान खान की मौत की बातें करते हैं, इमरान खान को पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ करार देते हैं। उन्हें ना नवाज शरीफ, ना मियाँ साहब, ना उनका ख़ानदान, ना जो मोदी को बग़ैर वीज़े के ये पाकिस्तान लेकर आए और इनकी जो नवासी की शादी में उसने शिरकत की, और तमाम सिक्योरिटी इदारों को ये हिदायत दी थी कि इनकी कोई चेकिंग नहीं होगी, ना एयरपोर्ट के ऊपर, ना इनकी कोई इमिग्रेशन होगी। जो जंदाल पाकिस्तान में बग़ैर वीज़े के आता रहा, जो रमज़ान शुगर मिल में जो इंडिया के इंजीनियर काम करते रहे, वो बग़ैर वीज़े के काम करते रहे हैं, वो इनको सलामती के लिए ख़तरा नज़र नहीं आते। इनको सिर्फ इमरान खान सलामती के लिए ख़तरा नज़र आ रहा है, क्योंकि वो गरीबों की बात करता है, वो हक और सच की बात करता है। और फिर
ये सारी जो तरतीब बनाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो जो है वो महंगाई से हटाई जा सके, ताकि पाकिस्तानी अवाम जो हमने IMF का मंसूबा बनाया हुआ है पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने का, उसके ऊपर कोई बात ना करे। और उधर जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिला लिया है, और आप जानते हैं कि इलेक्शन करीब हैं। और फिर पाकिस्तान में जिस तरह अदलिया में अखाड़ पछाड़ की गई थी, इसी तरह की अखाड़ पछाड़ जो है आपको अमेरिका में भी आला अदलिया में नज़र आ रही है, ताकि बाइडन की ये कोशिश है कि उसे किसी तरह सेनेट में 2/3 अक्सरियत मिल जाए। उसे सेनेट में मज़ीद 60 सीटें चाहिए, ताकि वो ऐसी कानून साज़ी कर सके जिससे वो डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोक सके। तो सेम पैटर्न है जो पाकिस्तान में फ़ॉलो किया गया था, वही पैटर्न जो है वो अमेरिका में फ़ॉलो किया जा रहा है। डीप स्टेट एक्टर्स जो हैं वो पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं, ताकि वो अमेरिका के निज़ाम को भी सबोताज कर सकें और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को भी सबोताज कर सकें। वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। लेकिन जब जो अमेरिकन है, पाकिस्तानी निजात अमेरिकन जो हैं, वो सरगर्म हो गए हैं और वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असर डाल सकें, और जो पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म है, इससे वो रोक सकें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इससे आगाह कर सकें, ताकि बैरूनी दुनिया पाकिस्तान के खुद साख्ता हुक्मरानों के ऊपर दबाव डाले, और ताकि वो पाकिस्तान की आवाम की आज़ादी इज़हार राय के ऊपर जो उन्होंने कदगन लगाई हुई है उसको ख़त्म कर सकें। ये सारी चीज़ें दोस्तों ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो करने जा रहे हैं, और वो मेरे ख़्याल में इसमें कामयाब भी हो जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी अवाम की कामयाबी होगी। आप लोग भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सपोर्ट करें, ताकि वो वहाँ बाहर बैठ के पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। और सनम जावेद जी, उसे जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिहा कर दिया है, और वो आज जो PTI के पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने जो धरना दिया था पार्लियामेंट के बाद, सीधी रिहाई के बाद वो वहाँ पहुँची हैं। इसके अलावा वो पार्लियामेंट में भी गई हैं, और उनका वहाँ पे बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया है। उनकी ज़बान के ऊपर बात की गई कि उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर ज़बान इस्तेमाल की, उससे गुरेज़ करने की बात की गई। लेकिन बात ये है कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब के मियाँ गुल हसन साहब, कि आपने क्या उन लोगों को पूछा जिन्होंने 14 महीने बेगुनाह इस लड़की को जेल में रखा? क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा बनेगा? क्या उनको कोई सज़ा मिलेगी? इस ये 14 माह जो ये अपने बच्चों से दूर रही है, अपने ख़ामन से दूर रही है, अपने माँ-बाप से दूर रही है, उसका अज़ाला कौन करेगा? इसके बारे में क्या कोई आप हुक्म सादर फरमाएँगे कि सिर्फ़ इतना ही है कि ये अपनी ज़बान को कंट्रोल करे? उन लोगों को भी जिन्होंने ये झूठे मुकदमात बनाए, 14 माह सनम जावेद को जेल में रखा, उसके खिलाफ भी आपको बात करनी पड़ेगी, उसके खिलाफ भी आप कोई ऑर्डर ज़रूर दें। आपने जो हुक्म दिया सर आँखों पे, और आपने हक और सच का साथ दिया। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में ऐसा लॉ भी होना चाहिए कि जो लोग बेगुनाह केसेस बनाते हैं उनको जेल में जाना चाहिए, ताकि आइंदा उन्हें ये जुर्रत ना हो कि वो जैली केसेस बना सकें। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।